सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस विषय के 2019 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आया था और आपने इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अब यही टाइम है कि आप लोग अपने आप को जांचिए, परखिए। ऑलरेडी मैंने सभी वीडियोस साइंस विषय को कम्प्लीटली पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है। सभी वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोग अब आप देखिए आप लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आप लोग की तैयारी कितनी अच्छी हुई है साइंस सब्जेक्ट की। साइंस आपको पता ही है कि 25 नंबर का होता है, 25 नंबर का पेपर होता है और आपको 1 घंटे में सॉल्व करना होता है। तो चलिए हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 है, हरित लवक पाया जाता है जंतु कोशिका में, कवक में, विषाणु में या वनस्पति कोशिका में। तो हरित लवक या फिर क्लोरोफिल, जिसके कारण जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, हरी दिखाई देती हैं हमें, चाहे आम का, अमरूद का, नीम का, जितने भी वनस्पतियों के आप पत्ते देखते हो, पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, उन सभी के जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, हरे होते हैं। तो इसीलिए जो हरित लवक होता है ये किसमें पाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है जंतु कोशिका में, कवक में, विषाणु में या वनस्पति में। तो वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, उन्हीं की कोशिकाओं में यह पाया जाता है, तभी पत्तियां हमें हरी दिखती हैं। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, हरित लवक को हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, यानी कि हरे कलर की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो ग्राहम बेल, न्यूटन, आर्किमिडीज या फिर सैमुअल मोर्स। तो टेलीफोन या फिर मोबाइल की जब घंटी बजती सबसे पहले तो टेलीफोन ही था, उसके बाद धीरे धीरे बटन वाली मोबाइल आई, फिर मोबाइल के बाद आप लोग स्क्रीन टच मोबाइल आई। तो आज सभी लोग के हाथ में आप देखते हो स्क्रीन टच मोबाइल है। सबसे पहले टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन आ, ग्राहम बेल। बेल मतलब घंटी, तो चाहे टेलीफोन हो या मोबाइल हो, सबकी घंटी तो बजती है जब फोन आता है। तो बेल से ही आप याद रखिएगा, ग्राहम बेल, या बेल बजती है तब आप उठाते हो फोन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। ये मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया था कि क्रिस्टलीय रूप और अक्रिस्टलीय रूप क्या होता है। तो क्रिस्टलीय रूप में जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो सही तरीके से व्यवस्थित होते हैं, उनकी जो चेन होती है वो हमें साफ साफ दिखती है, किस तरीके से हाइड्रोजन से जुड़े हैं, किस तरीके से कार्बन से जुड़े हैं, तो वो चीज साफ साफ हमें दिखाई देती है। तो उन पदार्थों को हम कहते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ, जिनमें कार्बन की संरचना जो होती है स्पष्ट रूप से हमें समझ में आती है, जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऑप्शन द जो है हीरा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काजल, जंतु चारकोल, कोयला ये व्यवस्थित नहीं होते हैं, तो इन्हें हम इसीलिए अक्रिस्टलीय रूप कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। आपने गैस पर पानी रखा है, पानी उबल रहा है, तो उबल करके आप देखोगे अगर आपने गैस को ऑफ नहीं किया है, गैस चूल्हे को ऑफ नहीं किया है, तो आप देखोगे फ्लेम ऑन है, तो आप देखोगे कि उसमें से जो पानी है वो वाष्पीकृत हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, पानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बर्तन से कम हो रहा है। तो जो द्रव है वो क्या हो रहा है, पानी क्या है, द्रव है, लिक्विड ही है, तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। किसके द्वारा, वाष्पीकृत हो रहा है, ये जा रहा है वायुमंडल में। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन सा जो है वाष्पीकरण, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है। राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर या फिर लैक्टोबैसिलस। दोस्तों जो चना और मटर की जड़ें होती हैं, याद रखिएगा चाहे चना हो या मटर हो, दोनों दालें होती हैं, तो इनके जड़ों की गांठों में जो पाया जाने वाला जीवाणु होता है, इस तरीके से इनकी जो जड़ें होती हैं उसमें ये गोल गोल इस तरीके से पाया जाता है, ये जीवाणु है राइजोबियम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चना मटर की जड़ों में की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। इसके बाद अब यहाँ से देखिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने पर क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ती है तो क्या होता है, चलिए इसको हम समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस प्राकृतिक रूप से 0.3 से 0.4% ही पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। यह सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है, जैसे कि ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश भेज रहा है, ये हमारी पृथ्वी है,
ये हमारी पृथ्वी है, अब इस पर प्रकाश भेज रहा है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, सूर्य से आने वाली किरणों को क्या करता है, रोकता है। रोक करके फिर इन्हें वापस नहीं जाने देता है। और आपको पता है सूर्य की किरणों में क्या होती है, ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है। अगर ये किरणें वापस नहीं जाएंगी, ये ऊष्मा वापस नहीं जाएगी, तो ये ऊष्मा कहाँ रहेगी, धरती पर, यानी कि हमारी पृथ्वी पर रहेगी। और जब ये पृथ्वी पर रहेगी तो हमारी पृथ्वी का, जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है, पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, यानी कि हाई होगा और हाई होगा, बढ़ता जाएगा। तो पृथ्वी का वायु, जो पृथ्वी का तापमान है, ये बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हैं इससे क्या होगा। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा तो इससे दोस्तों क्या होगा कि जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स पिघलेंगे। जब जहां पर उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जहां पर केवल बर्फ जमे हुए हैं, यानी कि केवल केवल बर्फ आपको दिखता है, वो बर्फ जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो वो बर्फ क्या होंगे, जमे हुए बर्फ क्या होंगे, पिघलेंगे। और वो पिघल करके कहाँ जाएंगे, हमारे समुद्रों में जाएंगे। और जब समुद्रों में जाएंगे तो समुद्र का तापमान बढ़ेगा, तो समुद्र का जल स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। जब ये समुद्र में जाएंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। तो समुद्र के आसपास के, जो समुद्र में के आसपास जितने भी सिटीज हैं, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मुंबई हो, जो आसपास के, जहां पर जो भी शहर बसे हुए हैं समुद्र के किनारे, उनमें क्या होगा, बाढ़ आने के चांसेस होंगे, उनके डूबने का खतरा होगा। तो इसलिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में अधिक होगी, आपको पता है आज के समय में कितना पॉल्यूशन बढ़ गया है, कितना ज्यादा, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, चाहे वो फैक्ट्रियां हो, चाहे गाड़ी मोटर से निकलने वाले धुएं हो। तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इसी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या करती है, ऊष्मा को वापस नहीं जाने देती है पृथ्वी से सूर्य के पास, तो वापस नहीं जाने देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, जो ध्रुव है, ध्रुव में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर जो बर्फ है, जो ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघल करके जो उसका पानी है वो समुद्र में मिल रहा है, और समुद्रों का जल स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि जो आसपास की सिटीज है उनके डूबने का खतरा। तो इस तरीके से ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, जब यह किरणों को वापस नहीं जाने देती है तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी पृथ्वी पर। जीवधारियों को सांस लेने में परेशानी होगी। पहाड़ों की बर्फ पिघल जाएगी, जो मैंने भी आपको समझाया है, चाहे वो हिमालय की बर्फ हो, चाहे जो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर जो ग्लेशियर्स हैं, उनसे वो उनके पिघलने का खतरा, जिससे समुद्र का जल स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बर्फ पिघलेगी वहां की, तो जल स्तर क्या होगा, समुद्र का बढ़ जाएगा, और समुद्र के किनारे वाले शहर डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। तो समुद्र के किनारे वाले जो शहर होते हैं, जैसे कि भी मैंने आपको बताया, मुंबई है, गोवा है, इन सभी के डूबने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि जल स्तर समुद्र का बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर पृथ्वी पर बढ़ जाती है तो उसका क्या भयावह परिणाम होगा, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो जड़ वृक्ष का वह हिस्सा है जो जमीन के नीचे रहता है। इसे दो भागों में बांट सकते हैं। आप सभी को पता है कि जो जड़ें होती हैं वो कहाँ होती हैं, नीचे होती हैं, और पत्तियां, तना, फूल, ये सब कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं। तो इस तरीके से जो जड़ें होती हैं वो दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। यद्यपि बरगद जैसे पेड़ों में अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। इसमें एक सिरे पर बल, दूसरे पर भार और बीच में आलंब होता है। आपको पता है कि कैंची किस तरीके से कार्य करती है। मैंने उत्तोलक चैप्टर बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है और बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया भी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग लिखिए। तो पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग निम्नलिखित है, प्लास्टिक के थैले बनाने में, प्लास्टिक फिल्म बनाने में, जी ऑब्रेन बनाने में, प्लास्टिक बोतल तथा अन्य पात्र बनाने में उपयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था कि निकट आओ, ये मैंने आपको बताया था। जब भी निकट दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा यानी कि पास की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। निकट आओ, निकट आओ, इस तरीके से निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग होगा? उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं और एक नंबर आसानी से आपको मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों? तो मरुस्थलीय वातावरण के लिए ऊंट सबसे उपयुक्त या उपयोगी जीव है, क्योंकि इसे प्यास बहुत कम लगती है। इसके पैर गद्दीदार होते हैं जो मरुस्थलीय रेत में आसानी से चल पाते हैं।
और आपने देखा है ऊंट के पास क्या होता है, कुबड़ होता है जिसमें वो अपने खाने को, वसा को, पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, जो काफी लंबे समय तक वो चलाते हैं। इसके बाद यहाँ से लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट है। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपायों को लिखिए। तो प्राकृतिक संपदा में जल, वायु, जंगल, पहाड़, नदियां, समुद्र तथा धरती से मिलने वाले खनिज पदार्थ, धातुएं, कोयला, पेट्रोलियम आदि हैं। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक संपदा में जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, जो हमें प्रकृति ने दिया है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो जंगल हो, जंगल में ढेर सारे जीव जंतु होते हैं, ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं, पहाड़, नदियां, समुद्र, जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, चाहे खनिज पदार्थ हो, धातुएं, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी कहाँ से मिल रही है हमें, ये सभी हमें प्रकृति से मिल रही है। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संपदा कहते हैं। इनके संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि जंगलों की कटाई रोकी जाए तथा अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं। ये सबसे पहला जो स्टेप है आप कर सकते हो। खनिज पदार्थों का दोहन कम किया जाए। आपको पता है कि हम और भी उपयोग कर सकते हैं। आज के समय में नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन में सौर ऊर्जा है जिसका उपयोग कर सकते हैं हम, पवन ऊर्जा, पवन चक्की उससे चला सकते हैं और उससे भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जल ऊर्जा का प्रयोग करके भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है इनसे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और सौर ऊर्जा से तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये सब आपके पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, आपकी प्राकृतिक संपदा को बचा करके रखते हैं। जल संरक्षण के लिए नदियों पर बांध बनाए जाएं तथा जल की बर्बादी रोकी जाए। तो जल पर बहुत सारा, अब हमारे देश में तो बहुत सारे बांध हैं जो बनाए गए हैं और जिनसे हमें बिजली प्राप्त होती है। वर्षा जल को बहने से रोका जाए तथा उचित संचयन किया जाए। हमारे देश में आपको पता है बारिश का मौसम आता है, अगर ये काम करना सीख जाए हम लोग तो शायद कभी भी हमारे देश में पानी की जहां पर भी आवश्यकता होती है, जहां पर भी लोगों को सूखे का सामना करना पड़ता है, वहां पर सूखे का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हमने जल संचयन या उचित तरीके से किस तरीके से जल का संरक्षण किया जाए, अगर हमने ये सीख लिया, वाटर हार्वेस्टिंग सीख लिया हमने। इसके बाद 5 है, पेट्रोल डीजल वाहन कम करके बैटरी चालित वाहन प्रयोग में लाया जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रयोग करें हम, या इस तरीके से ऐसे संसाधन जिनमें पेट्रोल डीजल ना प्रयोग हो, ताकि हम अपने वातावरण को दूषित ना करें। क्योंकि इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है, जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां होती है, वो हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को क्या करता है, बढ़ाता है, ऐसी गैसों को बढ़ाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सौर ऊर्जा को अधिकाधिक प्रयोग करके विद्युत बनाई जाए। तो सौर ऊर्जा से भी हम विद्युत बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सौर ऊर्जा की जो प्लेट्स होती हैं, जिससे हम सिलिकॉन की प्लेट्स हम लगाते हैं, उससे हम सौर ऊर्जा को क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को कन्वर्ट कर देते हैं हम विद्युत ऊर्जा में, जिससे हम बल्ब जलाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक हम सौर ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत बनाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं, किसी एक विधि के बारे में लिखिए। तो ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं, संचालन, संवहन और विकिरण। तीनों ही बहुत ही इजी है, अभी आप समझ जाएंगे। देखिए, यह वह विधि है जिसमें ऊष्मा स्वयं चलकर जाती है, जैसे कि चिमटे से आग पकड़ते हैं या रोटी सेकते हैं, तो उसका एक सिरा आग के संपर्क में होता है। अब धातु के अणु उस ऊष्मा को दूसरे अणुओं को आगे जाने देते हैं, और अर्थात ऊष्मा स्वयं चलकर एक अणु से दूसरे तथा दूसरे अणु से तीसरे अणु तथा धीरे धीरे पूरे चिमटे को गर्म कर देती है, इसलिए इसे संचालन या स्वयं चालन विधि कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में आपने ये चीजें पढ़ी। अब आप संचालन जो ऊष्मा होती है इसको आप आसानी से समझिए। ये हो गया चिमटा, यहाँ से आपने इसमें रोटी पकड़ने के लिए आपने इसका प्रयोग किया। तो ये लोहा है, तो आपको पता है ये पूरा आयरन है। अगर तो यहाँ पर अगर ये गर्म हुआ तो आयरन लोहा अगर एक जगह पर गर्म होता है, तो एक जगह पर गर्म होता है तो ये इसके जो अणु होते हैं आपस में एक दूसरे को ऊर्जा को देते क्या करते हैं, पूरे चिमटे को गर्म कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा है जो रोटी बनाने का तवा होता है, जो तवा होता है उसमें क्या होता है, एक स्टैंड बना होता है, एक स्टैंड लगा होता है इस तरीके से। वो उस पर चाहे प्लास्टिक लगी होती है या फिर लकड़ी लगी होती है, चाहे प्लास्टिक या लकड़ी। तो ये प्लास्टिक या लकड़ी क्यों लगी होती है, जो प्लास्टिक होता है ये ऊष्मा का कुचालक होता है। इसी प्रकार जो लकड़ी होती है वो भी क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। इसमें ऊर्जा का संवहन, इसमें ऊर्जा का संचालन नहीं होता है। बाकी अगर आप केवल लोहे का ही हत्था अगर आप प्रयोग करोगे तो आप देखोगे कि इस तवे के साथ ही हत्था भी गर्म हो जाता है, जबकि आंच कहाँ लग रही है, केवल इस
तवे में ही तो लग रही है, लेकिन पूरा हत्था भी गर्म होगा, क्योंकि लोहे के जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करके पूरे लोहे को गर्म कर देते हैं, ये आपस में गर्म होकर के। तो इसलिए ये जो हो गई, ये ऊष्मा संचालन विधि हो गई ऊष्मा की। दूसरी संवहन विधि, जैसे कि हमने कोई भी मान लीजिए हमने एक पैन में पानी लिया और उसको गैस पर रख दिया, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो गर्म हो जाएगा। तो ये जो पूरा पानी गर्म होने का प्रोसेस है, ये संवहन विधि से होता है। याद रखिएगा, लिक्विड जो गर्म होता है वो संवहन विधि से। और विकिरण विधि जो होती है, विकिरण विधि में सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है वो विकिरण विधि से आती है हमारी पृथ्वी पर। तो इस तरीके से ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है। तो देखिए, प्रतिजैविक दवाएं वह होती हैं जो बीमारी के विषाणुओं को मारती हैं तथा रोगों से लड़ने वाले जीवाणुओं को बल प्रदान करती हैं। इनका उपयोग ऑपरेशन के बाद घाव सुखाने, वायरल फीवर और जुकाम, पेट दर्द आदि जैसी बीमारियों में, हैजा, चेचक, पेचिस आदि को ठीक करने में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, पत्तियों के कार्य क्या है, लिखिए। पत्तियों के क्या कार्य है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो सबसे पहले आपको पता है कि वो भोजन बनाने का कार्य करती हैं, सूर्य से प्रकाश लेकर के और पृथ्वी से जल लेकर के, और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में खनिज लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसी के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे के लिए सांस लेने का काम करती हैं पत्तियां, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वे भोजन बना पाती हैं। पत्तियां उत्स्वेदन की क्रिया को नियंत्रित करती हैं और कलिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं। जो कलियां होती हैं, जो फूल बनते हैं, फल बनते हैं, उनकी सुरक्षा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखिए। बहुत ही आसान है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो प्रकाश का पथ विचलित हो जाता है। यानी कि इस तरीके से मैंने आपको बताया है। ये मान लीजिए ये अभिलंब है, ये मान लीजिए कांच है, ये मान लीजिए वायु है। अब कोई किरण कांच से अगर वायु में जाएगी, तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। क्यों दूर हटेगी, क्योंकि कांच क्या है, सघन माध्यम है और वायु क्या है, विरल माध्यम है। तो जब भी सघन माध्यम से कोई भी किरण विरल माध्यम में आएगी तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों सभी एक ही तल में होते हैं। इसके अलावा आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो दोस्तों, आपतन कोण, अगर परावर्तन कोण की मैं बात करूं तो ये इस तरीके से ये बनेगा। प्रकाश का परावर्तन का नियम ये है कि अगर कोई 45 डिग्री का कोण बनाती हुए कोई किरण आ रही है, ये मान लीजिए वायु है, ठीक है, सूर्य की प्रकाश की किरण आ रही है 45 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो ये वापस जब यहाँ से मुड़ेगी तो ये भी 45 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। कि ये है परावर्तन का नियम। ये क्या है, परावर्तन का नियम है। याद रखिएगा, आपतित कोण और परावर्तित कोण। तो ये जो है, ये परावर्तन का रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसमें नहीं होना चाहिए था, ये परावर्तन के रूल में आएगा। ये जो रूल नंबर 3 लिखा हुआ है, ये परावर्तन के कोण में, परावर्तन के नियम में आएगा कि आपतन कोण, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं जब एक ही तल की, यहाँ पर हम केवल और केवल हमने एक माध्यम की बात की है, वायु के माध्यम की। किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा रही है, वायु से कांच में नहीं जा रही है, ये अपने माध्यम से ही वापस मुड़ जा रही है। तो ये हो गया, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये किस सिचुएशन में होगा, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम में, परावर्तन का नियम है, ये याद रखिएगा आप लोग। और ये जो यहाँ पर क्या पूछा है, अपवर्तन का नियम। अपवर्तन में क्या होता है, जो सूर्य के प्रकाश की किरण होती है, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, कांच से वायु में, वायु से कांच में। तो इस तरीके से ये अपवर्तन का नियम होता है। तो अपवर्तन में क्या आएगा, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो प्रकाश का पथ क्या होता है, विचलित होता है। जैसे कि कांच से वायु में आया तो ये क्या हुआ, ये अभिलंब से दूर हट गया। और आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, और अभिलंब तीनों एक ही तल में आपको मिलेंगे। तो याद रखिएगा, ये परावर्तन का नियम है। ये जो यहाँ पर है परावर्तन का नियम, ये अभिलंब होता है, ये
आपतन कोण ये परावर्तन कोण होता है और ये कोई परावर्तक तल होता है, कांच होता है, कुछ भी आप समझ सकते हैं कि यहीं से किरण मुड़ जाती है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन का नियम है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता लिखिए। तो सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता में देखिए, इसका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। दूध से दही कैसे बनता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के माध्यम से बनता है। तो ये सूक्ष्म जीव ही क्या करते हैं? दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार से ब्रेड, केक आदि बनता है। पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है। कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है। टीका, वैक्सीन बनाने में उपयोग किया जाता है। अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी यह सहायक है। जंतुओं को बीमारी से बचाने में भी क्या है? ये सहायक है। किण्वन में सहायक होता है। पौधों को रोगों से यह बचाते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड बनाने में भी हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। थर्ड सेमेस्टर की सभी वीडियोस मैंने सभी विषयों को पढ़ाया है। लगभग सभी विषय खत्म होने को हैं। फर्स्ट पेपर पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया है। सेकेंड पेपर भी पूरा पढ़ा करके खत्म कर दिया है। समावेशी शिक्षा, शैक्षिक मूल्यांकन, इसके अलावा आप लोगों का साइंस सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पेपर सच्ची मूल्यांकन की लिंक भी आपको मिल जाएगी। सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा की भी लिंक आपको मिल जाएगी। थर्ड पेपर साइंस की भी लिंक आपको मिल जाएगी। और संस्कृत की क्लास रेगुलर चल रही है। संधि, समास, वर्णमाला, महेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, कारक, विभक्ति, ये सभी चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं। तो आप सभी वीडियोस को देखिए। जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है, लगातार करता रहेगा। बस आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और आप रेगुलर वीडियोस को ऐसे ही देखते रहेंगे। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। और अगर ज्वाइन बटन को ज्वाइन करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता रहा, लगातार करता रहेगा। बस आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।